हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय अग्रवाल, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। उम्मीद है कि जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो आपको जरूर काम आ रहे होंगे। आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही की थी। एमसीक्यूज आपको लगाते रहने हैं। ध्यान ये देना है कि आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। यूजलेस क्वेश्चंस आपके ध्यान को भटकाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। आप अपने एकेडमिक किताबों को बिल्कुल ना छोड़ें और साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा था, स्कोर मैक्स प्रैक्टिस सेट 4, उसके हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का 5th पार्ट यानी आखिरी पार्ट है, जिसमें 125 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया में 14 मेजर बैंक्स का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कब किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर है जुलाई 1969 में 19 जुलाई को 14 मेजर राष्ट्रीय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ऊपर थी। जो दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ था जिसमें 6 बैंक थे, उसकी डेट है 15 अप्रैल 1980। इसमें 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, 6 बैंक 1980 में, और पहली बार 1969 में 19 जुलाई को 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण। इसका आंसर है सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी, डेलिब्रेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए, भारतीय मुद्रा को हिस्ट्री में, पास्ट में कई बार डीवैल्यूएशन किया गया है, अवमूल्यन किया गया है। डीवैल्यूएशन का मतलब है भारतीय रुपए को विदेशी करेंसी के मुकाबले कमजोर कर देना। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा किया जाता था ताकि फॉरेन से भारत में ज्यादा लोग खरीदें, यानी भारत से एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो और इंपोर्ट कम हो। डीवैल्यूएशन रुपए को कमजोर करना था, रीवैल्यूएशन रुपए को मजबूत करना। ये दोनों चीजें तब संभव थी जब भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था। 1990 के दशक के शुरुआती कुछ सालों तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, जब सरकार और आरबीआई मिल करके रुपए को डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन कर सकते थे। अब आज के समय में फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है सिस्टम है, जिसमें भारतीय करेंसी की वैल्यू विदेशी करेंसी में सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा तय नहीं होती, वो ओपन मार्केट में डिमांड और सप्लाई से तय होती है। आज के समय में अगर रुपया कमजोर होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर रुपया मजबूत होता है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन शब्द का इस्तेमाल अब नहीं होता। पूर्व में, पास्ट में डीवैल्यूएशन कई बार किया गया। 1991 में अकेले 2 बार डीवैल्यूएशन किया गया, जिस साल एक मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म घोषित हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। रीवैल्यूएशन भविष्य में, पास्ट में कभी नहीं किया गया है। पूर्व में रीवैल्यूएशन कभी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? कई बार हम लोगों ने पढ़ा है बूमिंग पीरियड या प्रॉस्पेरिटी, फिर उसके बाद रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो देखिए,
बूम के बाद डिप्रेशन नहीं आता, बूम के बाद रिसेशन तो आता है लेकिन उसके बाद तुरंत रिकवरी नहीं आती। बूम पीरियड के बाद रिसेशन आता है, रिसेशन गहरा हो गया तो डिप्रेशन आता है और फिर रिकवरी होती है। पहले के लेक्चर्स में कई बार बताया हुआ है। तो करेक्ट सीक्वेंस है बूम मतलब प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और फिर से प्रॉस्पेरिटी। डी आंसर सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए टार्कन रूल किसको बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस या कॉर्पोरेट व्हील, ये सब कंपनी से जुड़े हुए डॉक्ट्रिन्स हैं। टार्कन रूल इसमें से किसका सिनोनिम है या किसको टार्कन रूल भी बोलते हैं? देखिए इसका आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी से डील करने वाले आउटसाइडर्स को इस चीज से प्रोटेक्ट करता है कि कंपनी के अंदर जो भी इंटरनल मैनेजमेंट के फॉर्मेलिटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से की गई हैं, ऐसा आउटसाइडर मान सकता है, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को ही टार्कन रूल बोलते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है आउट ऑफ पावर, बियॉन्ड योर पावर। अल्ट्रा वायर्स ये कहता है कि अगर पावर से बाहर कंपनी अपना कोई काम करती है तो वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट्स की बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू वो होती है जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है कंपनी की। क्या वो रियलाइजेबल वैल्यू शो करती है या मार्केट वैल्यू शो करती है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, या मार्केट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन? इसका सिंपल सा आंसर है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो नेट वैल्यू आती है उसको आमतौर पे बुक वैल्यू में दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो है वो चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन होती है, आपने पढ़ा होगा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं। आप आराम से नाम खोज लेंगे, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो उसमें जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी की कौन सी कैपिटल मेंशन होती है? क्या रिजर्व कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल? जिस समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया जाता है, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, उस समय कंपनी ने कोई भी शेयर इशू नहीं किया होता है, उसमें जो कैपिटल मेंशन होती है वो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जिसको नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है नॉमिनल कैपिटल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल का मतलब है कि सेलर ने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को गुड्स दिए हैं कि अगर वो एक तय समय के अंदर चाहे तो वापस भी कर सकता है और चाहे तो उसको रख भी सकता है। जब तक बायर ने गुड्स को अपनाने का कंफर्मेशन नहीं दिया है तब तक वो गुड्स सेलर की ही संपत्ति माने जाते हैं और सेलर के ही क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया जाता है। हो सकता है कि वो गुड्स फिजिकली अभी भी बायर के ही पास पड़े हों, लेकिन अगर अभी हाँ या ना कहने का समय है बायर के पास तो वो सेलर की ही प्रॉपर्टी है और सेलर के क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया जाएगा, भले फिजिकली वो गुड्स सेलर के पास मौजूद ना हो।
यह है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द सेलर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोरम क्या होता है? कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट टू स्टार्ट अ वैलिड मीटिंग। एक जायज मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? देखिए लिखा है जहां पर 1000 से ज्यादा मेंबर ना हो। अगर कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 1000 तक मेंबर हैं तो 5 लोग कम से कम फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए एक लीगल मीटिंग को, वैलिड मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। और अगर ग्रेटर देन 1000 है और लेस देन या अप टू 5000 है तो 15 कम से कम कोरम होना चाहिए। 1000 से ज्यादा और 5000 तक में 15 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए। और अगर मेंबर्स 5000 से अधिक हैं तो कम से कम 30 लोगों का, 30 लोगों का कोरम होना चाहिए। इसका सही आंसर है 5। अगर 1000 मेंबर से कम है कंपनी में तो 5 मेंबर भी उपस्थित हैं तो कोरम मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला कौन सा है? मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे जुड़े हुए कराए हैं। देखिए एक है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये भी फॉर्मूला है। देखिए ये लिखा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 भी पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। और तीसरा है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। ये तीनों ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के फॉर्मूले हैं और मैंने इन सबसे जुड़े हुए कई सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो भी आप जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, एक विधिक कंपनी, एक लीगल कंपनी बनाने के लिए भारत में कम से कम कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है? देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने पढ़ा है कम से कम 2 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7। लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट लागू होने के बाद एक नए तरीके की कंपनी भी इंट्रोड्यूस की गई है जिसको बोला जाता है 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी। मींस इन इंडिया 1 person can also form a legal and valid company। तो एक व्यक्ति भी भारत में वैलिड कंपनी स्टार्ट कर सकता है, जायज कंपनी स्टार्ट कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर, अ कंपनी फॉर्म टू कैरी ऑन अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये किसी एक स्पेशल टाइप की कंपनी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो 2013 से ही कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्रकार की। क्या ये 1 पर्सन कंपनी है? नहीं। क्या ये स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है? देखिए जो कंपनी भविष्य के प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किसी एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करती है जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते, 2013 कंपनी एक्ट के मुताबिक उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। ये एक खास प्रकार की कंपनी इंट्रोड्यूस की गई है 2013 से। एसोसिएट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ये चारों ही 2013 कंपनी एक्ट के बाद से लागू की गई है। उनमें इन चारों प्रकार की कंपनियों का जिक्र किया गया है।
स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक होता है मैक्सिमम, जिसको 10 करोड़ तक भी इजाजत दी जा सकती है, या जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से अधिक ना हो लेकिन जिसको 100 करोड़ तक की इजाजत दी जा सकती है, वो स्मॉल कंपनी होती है। डॉर्मेंट की डेफिनेशन ये लिखी है 1% के कुछ और भी फीचर्स है। 1% कंपनी भी 2013 से ही इंट्रोड्यूस हुई है। इसका सही आंसर है डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंपनी की संपत्तियां किसकी होती हैं? शेयर होल्डर्स की, प्रमोटर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, या स्वयं कंपनी की? देखिए, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की होती है ज्वाइंटली, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की होती है। बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी की प्रॉपर्टी न शेयर होल्डर की होती है न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, वो स्वयं कंपनी की ही होती है, जो कंपनी के ही नाम पर होल्ड की जाती है। इसका सही आंसर है कंपनी इटसेल्फ, स्वयं कंपनी द्वारा। अगला है इनकम टैक्स के असेसमेंट के लिए। देखिए, उसमें इंडिविजुअल का भी असेसमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म का होता है, कंपनीज का भी होता है। तो कंपनी को किस कैटेगरी में बांटा जा सकता है? जैसे इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। बट व्हाट अबाउट कंपनी? ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट, रेसिडेंट ओनली? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, कंपनी का असेसमेंट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में ही हो सकता है। कंपनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं बांटी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक। तो सही आंसर है या तो वो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी, कुछ और नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, सिक्योरिटीज प्रीमियम शब्द बहुत बार आया है, इसका इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है ये मैंने बताया है। अगर नहीं भी आपको पता है, आप इसको सर्च करिएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे नहीं यूज कर सकते। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पर देने वाले प्रीमियम के लिए आप यूज कर सकते हैं। पार्टली पेड बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए नहीं यूज कर सकते। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। ये सब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। The management principle with the idea that all members of the organization with the same goal and objective should work together towards achieving them. ये डेफिनेशन किस चीज को दर्शाती है? यूनिटी ऑफ कमांड बताता है कि एक व्यक्ति को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है चीजें, मटेरियल, मशीनरी, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है कि सारे तरीके के कर्मचारियों के संग बराबर व्यवहार होना चाहिए। इसका सही आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में काम नहीं करेंगे, भले वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका काम की दिशा एक ही होगी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अगला क्वेश्चन है, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कंपनी के बाइलॉज होते हैं, वो किसके और किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? कंपनी और मेंबर्स के बीच में, मेंबर्स और मेंबर्स के बीच में, या दोनों, या कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. Articles of association establishes the relationship
बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड बिटवीन मेंबर्स एंड मेंबर्स। तो ए और बी दोनों सही है, यानी सी इसका सही उत्तर है। आर्टिकल्स के कंपनी और इट्स मेंबर, मेंबर्स और मेंबर्स दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। इसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स बाय लॉज दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी जगह प्लेस भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी हड़बड़ी में गलती हो जाती है। ब्रिटिश एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, भारत के अंदर न्यू दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी ब्रिटेन की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ऑफिस ऑफ आरबीआई इन जर्मनी, आरबीआई ने जर्मनी में ऑफिस खोला है, वो जर्मनी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। इंडियन एम्बेसी इन जापान, भारत की एम्बेसीज, भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया में कहीं भी होंगे वो भारत की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगे। और दुनिया के किसी भी देश के एम्बेसीज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर भारत में है तो वो उन देशों की डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा जिनकी एम्बेसी भारत में है। अगर जापान की एम्बेसी भारत में है तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। ये चीज कंपनी, बैंक्स, आरबीआई के ऊपर लागू नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, एम्बेसीज हैं, वो जिन देश की हैं उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे यूएनओ वगैरह के ऑफिस, उनकी कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एस्केलेशन क्लॉज, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। एस्केलेशन क्लॉज किसमें होता है? जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए, जॉब कॉस्टिंग का एग्जाम्पल हमने बताया है, प्रिंटिंग, कार्ड्स वगैरह। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हॉस्पिटल्स में, ट्रेवल एजेंसीज में, बसेस में, इनमें यूज होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्केलेशन क्लॉज होता है क्योंकि कभी कभी ये 100% डिसाइड नहीं हो पाता कि एक्चुअल में काम की असली लागत क्या आएगी। तो इसमें दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर इन्फ्लेशन के कारण या मटेरियल्स के दाम में परिवर्तन के कारण या लेबर कॉस्ट में बढ़ने के कारण अगर कॉस्ट में कोई चेंज आता है तो उसको भविष्य में एडजस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट को लिया जाएगा। तो ये एस्केलेशन कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है। फादर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? एक नए तरीके का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है एल्फ्रेड वेबर। इन्होंने ये बताया था कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन क्या होनी चाहिए। क्या मार्केट के पास होनी चाहिए, क्या रॉ मटेरियल्स के पास होनी चाहिए, या जहां पर लेबर्स इजीली अवेलेबल है वहां होनी चाहिए। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीजें डिटेल में दी हैं। अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी में इनको फादर ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बोलते हैं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में सिंपल है, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। हमें जॉब एवेल्युएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब इनरिचमेंट, इन सब का सही मतलब जानना है। आप इन सबको नोट कर लीजिए, इसमें जॉब एनरिचमेंट भी जोड़ लीजिए, उसको खोजिए और उसका मतलब लिखिए। Systematic process of studying and collecting information regarding the operation and responsibilities of a specific job. एक स्पेसिफिक जॉब से जुड़े हुए ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें स्टडी किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जॉब एनालिसिस। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन इसका आंसर नहीं है। ये डेफिनेशन है जॉब एनालिसिस की, नौकरी का विश्लेषण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
हमारा जेस्चर यानी हाव भाव, पोस्चर, मूवमेंट, चेहरे का हाव भाव, इसको आप किस प्रकार के कम्युनिकेशन में रखेंगे? हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन। वर्बल किसको बोलते हैं? वर्बल आमतौर पे वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, बोलकर, लिखकर। ओरल और रिटन दोनों इसके रूप हैं। इनफॉर्मल से इसका लेना देना नहीं है, अनौपचारिक। इसमें कहीं भी ओरल का कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि कुछ बोला जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल का अर्थ जिसमें शब्दों का प्रयोग ना तो लिखकर और ना तो बोलकर हुआ हो। देखिए ध्यान रखिएगा, कई लोग वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं ओरल कम्युनिकेशन, ऐसा होता नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वेयर वर्ड्स आर यूज्ड आइदर ओरल और रिटन। रिटन और ओरल दोनों वर्बल के ही रूप हैं जहां शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नॉन वर्बल जहां शब्दों का इस्तेमाल लिखकर या बोलकर नहीं किया गया है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगला प्रश्न, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है। शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, तो ये है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। लॉस हो नहीं सकता। इनटेंजिबल एसेट ये है नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमाया गया हो, ये कैपिटल प्रॉफिट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सबसे ज्यादा अक्सर परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा फॉर्मूला आपको नेट पर या आपकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगी इंटर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें मिल जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये सब की सब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The type of leader who give team members freedom to complete tasks, make decision और solve problem without unnecessary intervention। एक ऐसा लीडर जो अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्री छोड़ देता है, उनको गाइड करके फ्री छोड़ देता है, स्वतंत्रता देता है कि हम बार बार इंटरवेंशन या इंटरफियर नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र हैं काम को ठीक तरीके से करने के लिए। ये किस प्रकार के लीडर की खासियत होती है? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक तो बिल्कुल नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक वो होता है जो चीजों को नियम कानून से करवाता है, अपना हुक्म बनवाता है। डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो प्रजातांत्रिक तरीके से सबसे पूछ कर सलाह लेकर काम करता है। पैटर्निस्टिक लीडर, पैटर्नल जो लीडर है वो एक पिता की तरीके से देखभाल करते हुए काम करता है, उनको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को एक पिता की तरीके से गाइड करता है। तो पैटर्नलिस्टिक लीडर भी ये नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है फ्री वीन लीडर। फ्री वीन या लेजी स्पेयर लीडर, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्री वीन या लेजी स्पेयर लीडर जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने डिसीजन लेने की पूरी तरीके से छूट देता है, कम से कम इंटरवेंशन करता है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी नन ऑफ द अबव। आज के आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 31 मार्च को टोटल डेटर्स हैं 60,000, जिसमें से 4,000 बैड डेट हो गया। 5% का नया प्रोविजन बनाना है
और 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है और 3% का प्रोविजन फॉर डेटर्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है। तो आपको बताना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट क्या होगा। कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है। 60,000 हमारे डेटर हैं, सबसे पहले उसमें से बैड डेट्स घटा दिया जाता है। जो न्यू बैड डेट्स होता है, जो एडजस्टमेंट में दिया होता है, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ना हो, वो घटाया जाता है। उसके बाद प्रोविजन 56,000 का 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये 5% 56,000 का माइनस किए। अब हमारे पास 53,200 रुपए बचे हैं। इसका 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमें निकालना है। इसका आप 3% निकालेंगे, 1,596 रुपया आ रहा है। इसका पहला वाला आंसर सही है। तो ये आज के हमारे जो सेट नंबर 4 कर रहे थे उसके आखिरी के ये 25 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा और रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर बना रहे होंगे। इसी तरीके से लगातार आप अपने प्रयासों को जारी रखिए और एग्जाम में बिल्कुल सफलता पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून एंड गुड लक टिल देन। पढ़ाई अपनी जारी रखिए।